खबर यह है कि पंजाब में हुकूमत जाने के बाद पीडीएम हुकूमत बुखला गई है। सदीक अब तो गवर्नर राज की बातें होने लग गई हैं। ये इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं। इनका इक़्तिदार हाथ से जा नहीं रहा, जा चुका है। पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। जो कौमी असम्बली में लोग इनके साथ हैं वो भी इनके साथ इसलिए हैं कि पंजाब इनके पास था, वहाँ उनके काम हो रहे थे। गवर्नर राज की बातें ये फजूल बातें हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये असल में अदलिया को सुना रहे हैं। ये लोग तो आए थे पेट्रोल कहा था जी हम 150 तक ले जाएंगे, 250 तक चला गया। इमरान खान के हसीन दौर में बड़ा जबरदस्त किस्म की गवर्नेंस चल रही थी। ये काम उस वक्त भी हुआ। भुट्टो की मगफिरत अगर मैंने ना कराई तो मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी नहीं। ये जो पार्टी है इसका निशान नून लीग वाले शेर से हटा करके गधा रख लें। कराची में एक आदमी था जिसको मैंने सियासत की मुख्तारा माई कहा था, उसका नाम है वसीम अख्तर। इस आदमी को गवर्नर बना दो, ये तब भी जमादार से आगे नहीं बढ़ सकता। कराची के भंगी इसकी नहीं सुनते थे। चूड़ियां पहन करके छन 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 खनकाओ। सियासत की मुख्तारा माई, तुम लोग इतने बेशरम हो, तुम्हारा अनकरीब हाल ये होने वाला है कि लोग तुम्हें जूते मारेंगे। ये शेव करने और हजामत बनवाने की फयूज़ व बरकत बता रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में आने वाली तब्दीली और इसके असरात की, हुकूमत के अदलिया से महाजराई के इक़दाम की और मईशत के बुरे हालात और डॉलर के नए रिकॉर्ड की। खबर यह है कि पंजाब में हुकूमत जाने के बाद पीडीएम हुकूमत बुखला गई है। जो तजर्बाकार मईशत उठाने आए थे, रियासत बचाने के नारे मारते थे, इदारों की हुर्मत की के भाषण देते थे, थकते नहीं थे। सिर्फ 3 महीने में इनकी तजर्बाकारी का पोल खुल गया है। हालात ये हैं कि अब मईशत संभल रही है ना सियासत। हुकूमत हाथ से जाते देखकर हाथ पांव फूल गए हैं। वो जुबानें जो अपने हक में फैसला आने पर अदालतों के फैसले की तहसीन किया करती थीं, आजाद अदलिया के नारे मारती थीं, अब अपने खिलाफ फैसला क्या आया, इनकी आंखें बाहर आ गई। जुबानें शोले उगल रही हैं। ये भूल गए हैं, लेकिन अवाम बिल्कुल नहीं भूली। अप्रैल में जब इसी बेंच ने पीडीएम के हक में फैसला सुनाया था, रात को अदालत खुली थी, उस वक्त खुशी से बाँछें खिली जा रही थी। मरीम नवाज रात को 12 बजे अदालत खुलने और फैसला आने को तारीखी करार दे रही थी। अब इसी बेंच से पीटीआई के हक में फैसला क्या आया है, पूरी पीडीएम क़यादत होशो हवास ही खो बैठी है। अदलिया पर हमलावर हो गए हैं। खबर है कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया है। काबीना को ब्रीफिंग दी गई है कि सो मोटो और बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। काबीना ने अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर बहस कराने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की बातें की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अपने मफादात को ज़र्ब लगी है, क्योंकि मनपसंद फैसला नहीं आया। आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में भी अदलिया पर निशाने लगाते रहे, अदालती फैसलों पर सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान की सारी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते रहे। वज़ीर आज़म के पास अपनी कारकर्दगी पर उठते सवालात का जवाब तो नहीं था, उनके खिताब में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात पर इल्ज़ामात थे। सच ये है कि हुकूमत अपने इक़्तिदार का अखलाकी जवाज़ खो चुकी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एतबार भी तहरीक इंसाफ पर है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के पास है। विफाकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो चुकी है। अब तो हुकूमत की बोली बोलने वाले एंकर सहाफ़ी और नाक़दीन भी कहने लगे हैं कि मज़ीद ज़िल्लत समेटने से बेहतर है कि हुकूमत इंतखाबात का ऐलान कर दे। लेकिन लगता है अभी इज्जत अफजाई से दिल भरा नहीं। कहा जा रहा है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये दावा कितना दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। पहले पीडीएम रहनुमाओं के अदलिया के बारे में बदलते बयानात हैरान कुन है। हमने दिखा दिया क्या बयानात पहले होते थे और आज क्या बयानात हैं। सिद्दीक जान आज से मैं ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, रोज़ाना हमारे साथ होंगे। मेरे छोटे भाई भी हैं, हमारा बड़ा प्यार दोस्ती, और मुझे भी बड़ी खुशी है, पूरी बोल न्यूज़ को बड़ी खुशी है कि सिद्दीक जान फिर से हमारे साथ हैं। ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और जिस तरह आपने देखा कि बोल न्यूज़ की कवरेज को पूरे पाकिस्तान में सराहा गया, बोल न्यूज़ जिंदाबाद के नारे देख रहा था, लग रहे थे, तो इस्लामाबाद की टीम को भी शाबाश है। और उसको अब जिस तरह सिद्दीक जान देख रहे थे, सिद्दीक जान कमाल कर दिया आपने, आपकी टीम ने, बोल न्यूज़ की सारी टीम ने, जिस तरह से ये हमारी ट्रांसमिशन रही। और उसके बाद अब देखें हुकूमत साजी जैसी आगे बढ़ी है, तो आज सिद्दीक अब तो गवर्नर राज की बातें होने लग गई हैं। ये इतनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, ये खौफ की अलामत है हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से बुखलाहट की अलामत है, क्या है?
जी बिल्कुल उसामा भाई, इनको पता चल चुका है कि इनका इक़्तिदार हाथ से जा नहीं रहा, जा चुका है। पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। देखें जो MNAs इनके साथ हैं, जो कौमी असम्बली में लोग इनके साथ हैं, वो भी इनके साथ इसलिए हैं कि पंजाब इनके पास था, पंजाब इनके पास था, वहाँ उनके काम हो रहे थे, ब्यूरोक्रेसी उनके हवाले थी, ये हर तरह के गैर कानूनी काम करवा रहे थे। इन्होंने ये इलेक्शन की आड़ में जितने गैर कानूनी काम इनके रकीन असम्बली ने कराए, इनके टिकट होल्डर्स ने कराए, शायद इतने तो पिछले 5, 7, 8 साल में गैर कानूनी काम ना हुए हों जो पिछले 100 दिनों में हुए, 100-150 दिनों में हुए, इनकी हुकूमत में आने के बाद हुए। उसामा गाजी साहब, मैं आपको बहुत अहम एक खबर देता चलूँ। पहले हमने 3 डेवलपमेंट्स बताई थी कि इमरान खान करने जा रहे थे 25 मई वालों का एहतसाब। फिर कहा गया कि जो 17 जुलाई का इलेक्शन था उसमें जिसने जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात करके और तहरीक इंसाफ को हरवाने की कोशिश की, नूली को जितवाने की कोशिश की, उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ उनका एहतसाब होगा। फिर मॉडल टाउन की हमने बात बताई कि मॉडल टाउन को तरजीह में शामिल कर लिया है और मुनीर इस्लाही साहब ने भी ट्वीट किया है कि राना असनौला साहब आपसे सानिया मॉडल टाउन का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन चौथी आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पिछले इन 3-3.5 माह में पंजाब हुकूमत ने जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं, जितनी तरक्कियां की हैं, जितनी तकर्रियां की हैं, जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग किया है, सब पे कमीशन बनाकर और उसका जायजा लेने का फैसला किया गया है। किस किस को ट्रांसफर किया, किसकी पोस्टिंग की, किसको तरक्की दी, किसको कहाँ लगाया, किसको क्यों लगाया। बहुत सी भर्तियां की गई हैं, बहुत सी तकर्रियां की गई हैं। और इलेक्शन के जब दिन थे तो ये लोगों के घर पे जाकर बैठते थे, कहते थे मांगे क्या मांगते हैं। वो कहते थे कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं है। अब वो पढ़ा लिखा है नहीं है, उसको काम आता है नहीं आता, किसी ने किसी महकमे में उसकी भर्ती का लेटर निकाल दिया, कई ट्रांसफर पोस्टिंग, कई ऐसे लोगों को लगाया गया जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे। अब पूरा एक फिल्टर लगेगा, एक एक चीज देखी जाएगी कि पिछले इन 3-3.5 माह में पंजाब हुकूमत ने कितनी ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स की हैं इन तमाम का जायजा लिया जाएगा। और खास तौर पर जब ये डीसी हुए 25 मुनर्रिफ अरकान, उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस हुआ उस वक्त इस टेन्योर के दरमियान क्या कुछ हुआ, इस पे कमीशन बनाकर और तहकीकात की जाएंगी। इमरान खान इतने जारहाना मूड में हैं कि उसामा गाजी साहब नजर आ रहा है कि इमरान खान जो करने जा रहे हैं ये खुद प्लेट में रख के अपना इक़्तिदार इमरान खान के हवाले कर देंगे, ये इक़्तिदार छोड़ देंगे, ये इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है, नूली के अंदर 2 आ रहा है, एक मरियम नवाज ग्रुप, एक शहबाज शरीफ ग्रुप। मरियम नवाज ग्रुप तो आजकल अटैक कर रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट्स करवाए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट्स को रीट्वीट किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मसला एक और भी है, नूली के अंदर एक ग्रुप है जो कहता है फौरन इलेक्शन में जाने और वो अक्सरियत में है, और साथ ही जो पीपल्स पार्टी है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। तो ये इनके आपस में लड़ाई है। लेकिन ये आप देखें उसामा गाजी साहब कि इस सारे क्राइसिस में आप देखें पाकिस्तान के सब जो मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान की जो मुईशत है, उसमें एक ऐसी पार्टी को हुकूमत दे दी गई है जो पार्टी कहती है हम तो हुकूमत में आने ही नहीं चाहते, हम तो हुकूमत करने ही नहीं चाहते, हमें तो गन पॉइंट पे कहा जा रहा है कि आप हुकूमत में रहें, आपने हुकूमत नहीं छोड़नी। तो उन्होंने पाकिस्तान की मुईशत के साथ क्या कर दिया है, जिस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात भी करनी है। लेकिन ये मैं आपको बताते चलूँ, इमरान खान इंतहाई जानियाना मूड में है। और वो जो इमरान खान ने कहा था ना कि इक़्तिदार से निकलकर खतरनाक हो जाऊंगा, वो इतने खतरनाक हो गए थे, आपने देखा। अब इमरान खान जो पंजाब में वापस आए हैं वो खतरनाक तरीन हो गए हैं, और वो इतने खतरनाक हो गए हैं कि अभी नूली को अंदाजा नहीं है। कुछ तो आपको अंदाजा हो गया, गवर्नर राज की बातें ये फजूल बातें हैं, ये मुमकिन नहीं है। ये असल में अदलिया को सुना रहे हैं, अदलिया को कह रहे हैं आपने फैसला दिया, आपने अक्सरियती पार्टी को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनवा दिया, ठीक है अब हम रिएक्ट करेंगे। ये चाहते ये हैं, इनका मंसूबा ये है कि ये पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब कर दें कि या तो अदलिया जो है वो इनको निकाल दे, ये सियासी शहीद बन जाएं, या इस मुल्क के अंदर बारशला लग जाए। उसकी वजह यह है उसामा गाजी साहब, आपकी भी हालात पर नजर है ना। तो ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन में आपने रिजल्ट देख लिया, 17 जुलाई को आपने देख लिया, इमरान खान 16 सीटों पर जीते, एक पे उन्होंने उनको हराया, 15 सीटें फिर भी इमरान खान जीत गए, एक आजाद जीत गए, टोटल 3 सीटें मिली मुस्लिम लीग नून को। अब ये अगला क्या चाह रहे हैं, ये अब इलेक्शन में तो जो जाएंगे तो यही होगा जो यहाँ पर हुआ है। हुकूमत इन्होंने क्या करनी है वो आपने देख लिया, इन्होंने हुकूमत में आकर क्या किया है। लेकिन ये पाकिस्तान के हालात अभी से बात शुरू कर दी गई है मियां जवेद लतीफ और वो मरियम और नवाज शरीफ ग्रुप ने कि जी हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे। एक काम जो रह गया था वो तो उन्होंने 1100 अरब की करप्शन वो सारा कुछ मामला कर लिया, ओवरसीज का वोट वो भी इन्होंने कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ये चाहते थे, अब फिर खबरें चल रही हैं कि जी वो कोई कानून साजी कर सकते हैं। ये गवर्नर राज वाला तो तारड़ साहब ने जो कि वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने कह दिया कि नहीं लग रहा, तो इनका तो आपस में कोई इत्तेफाक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई कानून साजी करके फिर आगे कुछ बढ़ेंगे, हुकूमत में इसलिए भी हैं। देखें नहीं कर सकते उसामा गाजी साहब, इस वक्त एक मामला है ऐसा। देखें एक मियां नवाज शरीफ 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल हैं
और उनकी तायत नाली बरकरार है। 62(1)(f के ऊपर जो फैसला है वो बरकरार है सुप्रीम कोर्ट का। इलेक्शन तो वो लड़ नहीं सकते। अब आ जाए पाकिस्तान वापसी के हवाले से। इस हवाले से इन्होंने एक बड़ा काम किया अपने टेन्योर में, जो नैब तरमीम इन्होंने की है, नैब का कानून खत्म किया है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको सुनना शुरू कर दिया है और इसी हफ्ते फिर समाअत है। अगर नैब तरमीम उड़ गई फिर तो आप ये बात लिख कर रख लें, जो नवाज शरीफ साहब का ओरिजिनल फैसला था, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो फैसला करके गए थे पाकिस्तान से कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वापस नहीं आना पाकिस्तान। फिर जब इनको मुसल्लत किया गया, इन्होंने डील की, इन्होंने बार्गेनिंग की, फिर इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको सर्विसेज देने को तैयार हैं, आप मियाँ साहब को वापस लाएं। फिर जब रिजीम चेंज हुई, जो अवाम ने किया, जो अवाम निकली, जो शऊर आया, उसके बाद फिर वो पेंडिंग हो गया मामला, फिर वो कैंसिल हो गया। अब सारी की सारा मियां नवाज शरीफ की वापसी का निसार नैब तरमीम पर है। अगर नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं, अगर नैब तरमीम बरकरार रह जाती हैं, तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, क्योंकि फिर उनको जेल में नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन अगर नैब तरमीम उड़ गई, जो कि उड़नी चाहिए, जो कि उड़ेंगी, उसमें इन्होंने उसामा गाजी साहब अपने वकला की टीमें बिठाई कि हाँ जी, जितने हमारे करप्ट लोग हैं, जितने हमारे सजायाफ्ता मुजरिम हैं, जितने हमारे मुलजिम हैं, उनके वकील हाजिर हों। अदालत लगाई गई अपनी, बिठाया गया सबको, एक एक से पूछा गया आप बताएं आपका क्या केस है। उसने कहा मेरा ये केस है। अच्छा, आपके केस को खत्म अगर करना हो तो कौन सी तरमीम करें? उसने कहा ये कर दें। आप बताएं, आप बताएं। सबको बिठाकर ऐसी तरमीम कर दी कि ना सिर्फ पुरानी करप्शन के केसेस खत्म कर दिए, बल्कि आइंदा के लिए एक ऐसा लाइसेंस बना दिया गया है, दे दिया गया है, अब जो करप्शन करे, जो लूटमार करे, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और फिर उसामा गाजी साहब, आप इनके पहले 40 दिन की कारकर्दगी उठाकर देख लें। हम नहीं कह रहे, हम तो जाहिर है बोल रिपोर्ट करता रहा। आप कोई भी आपको अखबार पे एतमाद है वो उठा के देख लें। इन्होंने आते ही क्या किया, मियां नवाज शरीफ जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं, जो इख्तियारी हैं, मफरूर हैं, फरार हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, उनको पासपोर्ट दे दिया। मरीम नवाज साहबा सजायाफ्ता मुजरिमा हैं, जमानत पर रिहा हैं, उनको क्या किया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी, ईवीएम खत्म कर दिया, नैब तरमीम कर दी, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट खत्म कर दिया, इन आपस में बंदर बांट की, करप्शन लूटमार करते रहे। FIA में शहबाज शरीफ की जमानत कन्फर्म करवाई, नैब कोर्ट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मुस्तकिल इस्तिस्ना दिलवाया। पहले 40 दिन इन्होंने अवाम के लिए क्या किया? जब पहले 40 दिन ये आपस में बंदर बांट में लगे रहे, फिर हुआ क्या, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी मुईशत पहले ही बड़ी मुश्किल से निकली थी, वेंटिलेटर से उतरी थी, वो दोबारा वेंटिलेटर पर चली गई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एंड पे इन्होंने कहा अच्छा हालात हाथ से निकल रहे हैं, पेट्रोल 250 पे ले गए, ठीक, डीजल 350 पे ले गए, फिर इन्होंने गैस के बिल बढ़ा दिए, बिजली महंगी कर दी, इन्होंने घी महंगा कर दिया, इन्होंने हर चीज महंगी कर दी। अब मसला ये है कि पहले 40 दिन जब आप अपनी करप्शन लूटमार में लगे रहे, अपने जाती एजेंडे पर लगे रहे, तो ये होना था मुल्क के साथ जो हुआ है। लेकिन अब तसल्लियां दे रहे हैं सिद्दीक जान, अब वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब तसल्ली दे रहे हैं कि 1-2 हफ्ते में डॉलर नीचे भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जनाब कर्ज इसलिए नहीं मिला दोस्त ममालिक से, वो कह रहे हैं जी पहले आपने कर्ज वापस नहीं किया। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्राइसिस नजर आ रहा है, वो कहते हैं जी दोस्त मालिक हमारे कुछ असासे खरीदने को तैयार हैं, एसेस खरीदने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि गवर्नर राज की बातें की जा रही हैं, उससे तो लगता है कि क्राइसिस ये खत्म नहीं होगा, ये माशी क्राइसिस, क्योंकि ये तो खुद अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहे हैं गवर्नर राज की बातें करके। इसका मतलब है ये तो चाह रहे हैं कि जैसे एक मुल्क मुसलसल क्राइसिस में रहे। देखिए, इनको क्राइसिस सूट करता है, क्राइसिस होगा तो क्या इम्कानात हैं, क्राइसिस होगा तो ये आप चाह क्या रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बड़ी सॉलिड पॉइंट के साथ मैंने आपको बताया, आपने देखा कि ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इलेक्शन में जाएंगे 17 जुलाई वाला हशर होगा, हुकूमत में रहेंगे तो जो हुकूमत उन्होंने पिछले किए अरसे में वही होगा इनके साथ। अब एक और मसला हो गया, पंजाब इमरान खान के पास चला गया, ये सिर्फ वफाकियत तक रह गए, एक इस्लामाबाद शहरियत तक ये हुकूमत रह गई है। अब ये बंदरबांट नहीं कर सकते। पहले तो ये था ना कि ये हमारा साथ दे रहा है, इसको वफाक में वजारत नहीं मिल सकती, यार तुम अपने किसी कजन को, किसी भाई को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जो तुम्हारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं उसको वजारत दे देते हैं। उधर तुम्हें अच्छा तुम्हें ऐसे करते हैं, तुम्हें वजारत तो नहीं दे रहे, तुम्हें उस डिस्ट्रिक्ट में पंजाब हुकूमत के फंड्स दिलवा देते हैं। अब वो पंजाब हुकूमत तो रही नहीं है, वो मसला तो इनके पास रहा नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में रहेगी नहीं। तो अब मसला ये है कि इस क्राइसिस को इतना शदीद कर देंगे कि इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज हो जाए, इस मुल्क के अंदर एक निगरान सेटअप बना दिया जाए टेक्नोक्रेट्स का, जो 1 साल तक कंटिन्यू करे ताकि इलेक्शन ना हो। उसामा गाजी साहब, इस वक्त जो हमने जाकर हलकों में देखा है और जो रिजल्ट आया है, जो शेर का निशान है वो खौफ की अलामत बन चुका है। जो भी शेर के निशान पर लड़ेगा पंजाब में, वो अगर उसके 50,000 वोट हैं तो 15,000 माइनस कर ले, 20,000 माइनस कर ले। 2-3 सीटें ऐसी थी कि अगर वहां पर 17 जुलाई को आजाद उम्मीदवार होते तो वो जीत जाते। नून लीग का टिकट लेना उनको महंगा पड़ेगा और वो हार गए, कमर टूट गई उनकी। कई लोगों की सियासत खत्म हो गई नून लीग का टिकट लेने की वजह से। तो नून लीग इस वक्त मुल्क के हालात उस नैच पर पहुंचाना चाहती है कि ना तो इलेक्शन हो,
ना ही हुकूमत में रहे, कोई तीसरी कुव्वत आ जाए, बार चला लग जाए, इमरजेंसी नाफिज हो जाए, 1 साल तक इलेक्शन ना हो, इनको लगता है कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, लोग भूल जाएंगे। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये सब टेंशन नहीं लेनी, ये पनामा लोग भूल जाएंगे। ये अब भी समझते हैं कि अगर 1 साल निगरान सेटअप रहा तो लोग इनकी बैड गवर्नेंस को, इनकी तबाही को, इनकी बर्बादी को, जाती इनकी जो इकदाम है उनको भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अवाम को अब पता है, शऊर आ चुका है। और उसामा गाजी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, 17 जुलाई से पहले मैं गया बैकवर्ड इलाकों में, मैं देहातों में गया, मैं बक्खर गया, मैं लिया गया, मैं बहुत से इलाकों में गया। बैकवर्ड इलाकों में, देहातों के अंदर जो अवेयरनेस इस वक्त पहुंच चुकी है उसामा गाजी साहब, इस अवेयरनेस का हम तस्वुर नहीं कर सकते थे, इस शऊर की हम तस्वुर नहीं कर सकते थे। हम सोचते थे कि लोगों को 20 साल और लगेंगे इस शऊर पर आते आते। लेकिन आप अगर उठाकर देखें, जो देहातों के खवातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, वहां से तहरीक इंसाफ जीती है, वहां से इमरान खान जीता है। इसका क्या मतलब है कि यूथ ने अपनी फैमिलीज को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को कायल कर लिया है कि किसको वोट देना है, कौन पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहता है, कौन पाकिस्तान को गैरतमंद मुल्क बनाना चाहता है, कौन पाकिस्तान को दुनिया के ममालिक के बराबर और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता है। ये शऊर हमारे बक्खर, लिया जैसे बैकवर्ड इलाकों के देहातों में पहुंच चुका है। और लाहौर में आप देख लें, एक उसामा भाई 1-1.5 मिनट और आपका लूंगा। जी। लाहौर का एक हल्का PP 158, उस हल्के का अगर थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर लें, 2018 में वहां से कौन इलेक्शन लड़ा था? अलीम खान साहब के साथ थे राना एहसन शराफत। उसके साथ वाला जो PP का हल्का है, वहां से लड़े थे ख्वाजा सलमान रफीक और उनके साथ है शुएब सिद्दीकी। उसी हल्के का 2 MKs की सीटें, ऊपर NA की जो सीट है वहां पर लड़े थे अयाज सादिक साहब और अलीम खान साहब। ऊपर अयाज सादिक साहब जीत गए, इधर अलीम खान साहब जीत गए, और साथ वाले हल्के में ख्वाजा सलमान रफीक जीत गए। इस बार ये 6 के 6 उम्मीदवार एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, राना एहसन शराफत को। ये राना एहसन शराफत नूनी का नजरियाती वर्कर है, ये लोटा नहीं था। ये वाहिद 20 हल्कों में से वाहिद हल्का था जो लोटा नहीं था। लेकिन लाहौर शहर, जहां पे इन्होंने 70% पंजाब का बजट खर्च किया, पूरे पंजाब के इस्तेसाल करके, सिर्फ इन्होंने लाहौर के सीने में इन्होंने जो सीमेंट सरिया ठोंका, जो लाहौर के माहौल को तबाह किया, ये सारी चीजें, उस लाहौर से इनका नजरियाती वर्कर जिसको 6 उम्मीदवारों की सपोर्ट थी वो हार गया। अगर लाहौर में ये हालात हैं उसामा गाजी साहब, तो फिर आप सोचे ना कि लाहौर से जो निकलते जाएंगे तो हशर नशर नहीं हो जाएगा। ये आपको वाकई लगता है, जिस तरह आपने बात की दुरुस्त है, मियां जवेद लतीफ जैसा बंदा जब ये कहेगा जी अब तो हमारा टिकट लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा, ये मसला बन रहा है, और ये वाकई एक लहर नजर आ रही है। मैंने देखा जिस तरह लिबर्टी चौक में लोग निकल आए, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए, एक जश्न का समा था। इमरान खान साहब खुद हैरान है कि उन्होंने तो कॉल नहीं दी थी, उन्होंने तो आज रात 10 बजे यौम तशक्कुर के लिए कॉल दी हुई है। लेकिन क्या वाकई इमरान खान साहब ये गिरफ्तारियां, जिस तरह कहा था जी राना सनाउल्लाह के दाखिले पर पाबंदी, राना सनाउल्लाह तो उस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर पाबंदी लगाई तो मैं ये कर दूंगा, उनको वाकई खौफ नजर आ रहा है कि मॉल टाउन वाला मामला ना खुल जाए, इनकी गिरफ्तारियां ना हो जाएं। ऐसा हो सकता है इमरान खान साहब ये कर सकते हैं? उनका वो तो विफाकी हुकूमत में शायद इसलिए बैठे हैं कि हम बचे हुए हैं जब तक हुकूमत है, वरना दोबारा वो केसेस खुल जाएंगे, नैब के केसेस दोबारा खुल सकते हैं। तो इमरान खान वाकई पंजाब हुकूमत मिलने के बाद इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं कि जिन लोगों के नाम मॉल टाउन थाने में है या दीगर केसेस हैं जिन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया, उनकी गिरफ्तारियों का कहा जाए कि जी प्रेसिडेंट साहब इसको देखें और लोगों को गिरफ्तार करवाएं जिन्होंने ये जुल्म किया, तशद्दुद किया? देखें उसामा गाजी साहब, सबसे इस वक्त जो खौफनाक इनके लिए बात है वो सानिया मॉडल टाउन केस है। 17 जुलाई से पहले, ये जुलाई के महीने में डॉक्टर तलत कादरी और इमरान खान साहब की तवील गुफ्तगू हुई 26 मिनट की, जब इमरान खान साहब ने उनसे रब्ता किया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक साहब को सपोर्ट करे। डॉक्टर तलत कादरी ने उनसे बहुत शिकवे शिकायतें की। उन्होंने कहा देखिए इमरान खान साहब, हम आपके साथ थे, यहाँ तक कि आपने देखा कि मीडिया ने उनको कज़न भी बना दिया, वो कज़न कहलाने लगे, इकट्ठे धरना दिया, सब कुछ जद्दोजहद में इकट्ठे थे। कादरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब जब आपको इक़्तिदार मिला आप मॉडल टाउन को भूल गए थे। इमरान खान की अपनी लॉजिक है, वो कहते हैं मामला अदालतों में था, हमने तो JIT बना दी थी, अदालत ने उसको सस्पेंड कर दिया था। अब तहरीक इंसाफ ने सानिया मॉडल टाउन को अपनी तरजीहात में शामिल कर लिया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही एडवोकेट जनरल नए आएंगे, तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट को जाके कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जब मामला चल रहा था और उस वहाँ पर बयान दिया था पंजाब हुकूमत ने कि हम नई JIT बना रहे हैं, वो JIT बनी, उसने अपना काम 80% मुकम्मल किया और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। 3 साल गुजर चुके हैं उस स्टे को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में कहा था फैसला करें। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि एडवोकेट जनरल जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में, उन्हें कहेंगे कि JIT पे फैसला जल्दी करें, अगर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बार इमरान खान पूरे मूड में नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि सबसे जो तगड़ा केस है वो सानिया मॉडल टाउन केस है, बाकी केसेस है उसमें कोई फांसी नहीं लग सकता। ये वाहिद केस है जिसमें अगर साबित हो जाता है
कि ये इस साना माल्टोन के पीछे जो लोगों को शहीद किया गया एक तयशुदा प्लानिंग थी, तो इसमें बिल्कुल मामला जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचा। अच्छा, अब ये गवर्नर राज की जो बात है, इस पर किस तरह से इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं और विद इन नून लीग नजर आ रहे हैं, विद इन पार्टीज भी इख्तिलाफात हैं, और सफर कौन कर रहा है, इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है, आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मईशत, इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मुल्क में मुआशी बहरान जारी है और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि बस जल्द खुशखबरी आने वाली है, हालात बेहतर हो जाएंगे, अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई खबर आवाम के लिए बुरी आ जाती है। मरीम साहबा की भी बातें मुझे याद आ रही हैं कि अब खुशखबरियों का दौर होगा, बस अब खुशखबरियाँ ही आनी हैं, और वो 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर एक कोशिश थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, बिजली फिर से महंगी हो जाती है, महंगाई की खबरें मजीद होती हैं, डॉलर मजीद ऊपर चला जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 3.5 माह इस हुकूमत को हुए हैं, जो तजर्बाकार तरीन हुकूमत है, जिसमें वज़राए आज़म साबिक़ इतने ज़्यादा हैं कि आप गिनते रहें, वज़राए ख़जाना बहुत आपको मिल जाएंगे, मगर डॉलर 55 रुपये महंगा हो गया 3.5 महीने में, और जिसको ना तजर्बाकार कहते थे, नाहल कहते थे, इमरान खान सबके 3.5 साल में 58 रुपये डॉलर महंगा हुआ था। अब ये एक बड़ा सादा सा पैमाना है महंगाई को जांचने का। सिद्दीक जान, क्या 1-2 हफ्ते बाद अब हम उम्मीद रखें कि ये डॉलर की जो उड़ान है कुछ थमेगी, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, वो ये तक कह रहे हैं कि जी हमें अब कर्ज कोई नहीं दे रहा, हाँ वो ये ज़रूर है कि हमारे जो कौमी मलकियती इदारे हैं उनमें ख़रीदारी करने में वो इंटरेस्टेड है। तो क्या ऐसी हुकूमत जिसके पास अब मैंडेट ही सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, वो मुल्क के जो असासे हैं, कौमी असासे, वो बेचने की मुतहमिल हो सकती है? पता नहीं किस तरह बेचते, क्योंकि आयशा गौस पाशा साहिबा भी ये कह रही हैं, वो भी ख़जाने की टीम का हिस्सा हैं, कि जनाब मुतअद्दिद सरकारी इदारे कौमी ख़जाने पर बोझ हैं। अब बोझ ये 30-40 साल जो ये हुकूमत करते रहे हैं, उस दौर में बोझ बने, जिस तरह से इन्होंने भर्तियां की, PIA से लेकर रेलवे से आगे आप स्टील मिल, हर जगह ये काम किया गया, वापडा में, अब यानी खुद ही बर्बाद करके खुद ही अब बेचने चले इन इदारों को। देखें, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही, खुद बर्बाद किया, खुद बेच रहे हैं। ये एक तरीका वारदात होता है कि पहले इदारे को इतना तबाह करें, बर्बाद करें। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान के इन इदारों को एक साइड पर रखें और दूसरी साइड पर शरीफ खानदान के अफराद को रखें, हसन नवाज को रखें, हुसैन, एक साइड पे PIA को रखें, दूसरी तरफ हुसैन नवाज को रखें, एक तरफ स्टील मिल को रखें, दूसरी तरफ हसन नवाज को रखें, इनको रखें एक साइड पे, एक तरफ पाकिस्तान के असासों को रखें, किसने ज़्यादा तरक्की की? इनके ख़ानदान ने, इनके ख़ानदान के अफराद ने बाहर असासे बनाए, जायदादें बनाई, कारोबार बनाए, सारी इनकी औलाद बाहर है, इनके असासे, जायदादें, कारोबार सब कुछ बाहर है पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान में इनको इक़्तिदार चाहिए। दूसरा ही तरीका वारदात होता है, पहले इदारों को तबाह करें, फिर उन्हें पने दामों बेच दें। इसके अलावा इन्होंने नैब की जो तरमीम की हैं, उसामा गाजी साहब, वो नैब तरमीम अगर सर्वाइव कर गई तो ये पाकिस्तान के इदारों को जिस मर्जी कीमत पे बेच जाएं, इनके ऊपर केसेस नहीं बांध सकेंगे। इन्होंने पहले बड़े तयशुदा मंसूबे के तहत ऐसे इन्होंने तरमीम की ताकि इनको बाद में पकड़ा ना जा सके। और साथ ही एक और जो मामला है, जो इनके जो केसेस वाली आप बात कर रहे थे, वो उसमें भी जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि उसमें भी इन्होंने ऐसी तरमीम की कि आइंदा भी इनको नहीं पकड़ा जा सकता। इन्होंने सारी चीज़ें, पिछले केसेस भी खत्म किए, आइंदा की भी इन्होंने हिकमत अमली तय की। और जहाँ तक आपने मुईशत की बात की, मैं को माहिर मुईशत नहीं हूँ, लेकिन सियासी बात करूँगा कि मुझे बताएं, जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है, कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? ओवरसीज पाकिस्तानियों के आपने वोट खत्म किए, वो उन्होंने रेमिटेंसेस भेजना कम कर दिए हैं। आपने ये, आप बड़े तजर्बाकार थे, आप कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये पे आना चाहिए, डीजल 50 रुपये पे आना चाहिए, बिजली आधी कीमत पे मिलनी चाहिए। आपने ये सारी बातें की थी, अब तो आप आ गए हैं ना, अब तो इक़्तिदार आपके पास है, कर दें 70 रुपये। पहले आप कहते थे कि इमरान खान ने जो है वो IMF के साथ जो डील की, बड़ा जुल्म किया, तो भाई आप IMF से बार्गेन कर लेते, बात कर लेते, चलें, वो भी नहीं। फिर आपने खुद काबीना में बताया कि जो हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं उससे IMF की डील का कोई तल्लुक नहीं है। ये एक साइड पे जिस तरह भी आपने वज़ीर उनका कानून का दिखाया, दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला का दिखाया, हर मामले में इनका यही है। एक तरफ कहते हैं, मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि ये IMF की डील की वजह से हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। शहबाज शरीफ के साहब कहते हैं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। फिर मुईशत कौन चला रहे हैं? चला रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनके बारे में ट्वीट करते हैं इसहाक डार साहब। उस ट्वीट में एक अखबार की खबर होती है, उस अखबार में लिखा हुआ है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकते हैं, ये पाकिस्तान की मुईशत ही चला सकते हैं। उस खबर में लिखा हुआ है कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बनाया है, या तो उसको जो मुईशत है उसकी ABC नहीं पता, या वो जानबूझ के पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करना चाहता है। तो बताएं, इससे बड़ी गवाही कहाँ से आ सकती है? कि इसहाक डार ये गवाही दे रहे हैं, जो नून लीग के एक तरह के आप समझें कि नवाज शरीफ के बाद वो पार्टी को चला रहे हैं, वो वहाँ से नवाज शरीफ को भी बैठ के चला रहे हैं।
जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो डिफेक्टो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो ये इसहाक डार थे, इनके वजीर खजाना थे। वो ये कहते हैं कि जिसने भी बनाया है, अब किसने बनाया है, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। इसका मतलब ये है कि इसहाक डार ये कहते हैं कि या तो शहबाज शरीफ को मुशर्रफ का पता नहीं है या वो जानबूझ कर मुशर्रफ को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जब इनके अपने घर से ही गवाहियां आएंगी तो फिर इमरान खान को तो बयान देने की जरूरत ही नहीं है, मीडिया को बात करने की जरूरत ही नहीं है। और इन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि मसला क्या होता है, इस तरह तो एक घर नहीं चल सकता जैसे ये 22 करोड़ का मुल्क चला रहे हैं। अब देखें, जब से हमजा की सीट खतरे में पड़ी, शहबाज शरीफ साहब जाके लाहौर में बैठ गए, यहाँ पे वहां की हुकूमत थी नहीं, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है, गवर्नर स्टेट बैंक 3.5 माह से नहीं है आपका। जिस मुल्क में गवर्नर स्टेट बैंक ना हो 3.5 माह से, उस मुल्क की क्या हालत होगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या सूरत है। अब गवर्नर स्टेट बैंक पे क्या मसला है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा बंदा लगाओ, मिस्टर इसमें कहते हैं मैंने ये बंदा लगाने, साहब कहते हैं मैंने ये बंदा लगाना। हमारे साथ हैं कराची में बड़े अजीब हालात हैं, पहुंचना ही एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल हो चुका है। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन आरफीन, अभी हम चूंकि मईशत की बात कर रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर तसल्ली दी है कि 1-2 हफ्ते में हालात बेहतर हो जाएंगे। तो क्या वजह है कि एक ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ ऐसे मुल्की असासे हैं जिसमें हमारे दोस्त मालिक इंटरेस्टेड हैं, वो कहते हैं हम कर्ज नहीं देंगे, हम ये चीज़ें खरीद लेंगे। लेकिन अब ये लोग तो आए थे, पेट्रोल कहा था जी हम 150 तक ले जाएंगे, 250 तक चला गया। बिजली 16 से 12 पर लानी थी, मिफ्ता इस्माइल साहब का एक इंटरव्यू है कि मैं 12 की बेचूंगा पर यूनिट, वो 40 पर चली गई। इसी तरह डॉलर जो है वो 150 का करना था, वो 250 की तरफ अब चला गया है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? हम मिफ्ता इस्माइल की किस बात पर यकीन करें? क्या इनको ये जो मुल्की असासें बेचने की इजाज़त होनी चाहिए? अच्छा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुल्की असासे बेचे जा रहे हैं, मुल्की असासे गिरवी रखे जा रहे हैं, मुल्की असासे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे पहले, सबसे पहले नवाज शरीफ के दौर में ये काम हुआ, उसके बाद इमरान खान के हसीन दौर में, जिस वक्त नाम नहाद रियासत मदीना में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस चल रही थी, ये काम उस वक्त भी हुआ। किसी ने मेरा ख्याल है ये इस बात पे जोर नहीं दिया। लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा वहाब की खैर मनाएं, अभी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो मैं करूँगा। आज भुट्टो की मग़फ़िरत अगर मैंने ना कराई तो मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी नहीं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नेंस का जो हाल है, मैं अभी वो बात ये है कि मैं इतने हैफेजर्ड में आया हूँ कि अभी तकरीबन अपनी ओरिजिनल शक्ल में जो है वो स्क्रीन पे आ गया हूँ, जिसके लिए मैं नाजरीन से माजरत ख्वाह हूँ। बात ये है कि मिफ्ता इस्माइल और उनकी क़यादत के लिए मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पैगाम था। मैं चूड़ियाँ लेकर के आया था, खूबसूरत सा एक सेट था चूड़ियों का। मैं PDM क़यादत को और नून लीग को बिलखुसूस ये चूड़ियों का सेट गिफ्ट करने वाला था, और उनको मेरा दस्त बस्ता मशवरा था, मसालिहाना मशवरा था कि अपनी ये जो पार्टी है इसका निशान नून लीग वाले शेर से हटा करके गधा रख लें। इसलिए कि कराची में एक आदमी था जिसको मैंने सियासत की मुख्तारा माई कहा था, उसका नाम है वसीम अख्तर। मूछे रखने से मुछंदर और बाल बढ़ाने से कलंदर नहीं होता। इस आदमी को गवर्नर बना दो, ये तब भी जमादार से आगे नहीं बढ़ सकता। ये 4 साल तक यहाँ कराची में मुत्तहदा की जोर पर अवाम का खून चूसता रहा, कराची के भंगी इसकी नहीं सुनते थे। उसी तरह से हाल हुआ है अब मरकज में। ये छाती पीट रहे हैं, जावेद लतीफ कह रहा है हम पहले दिन से हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। नवाज शरीफ कबल अज वक्त इंतखाब चाहते हैं, चूड़ियां पहन करके छन 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 खनकाओ, चूड़ियां पहनो, परांदा लगाओ, आंख में काजल लगाओ, छाती पीटो। सियासत की मुख्तारा माई, तुम लोग इतने बेशरम हो, तुम्हें विफाक में एक छोटी सी कॉलोनी में महदूद कर दिया गया है। तुम्हारी गाड़ियों के हूटर के चक्कर में, गाड़ियों के आगे पीछे जो तुम्हारे चमचे चेली चापड़ चलते हैं उनके चक्कर में तुम खुशामद से बाज नहीं आ रहे हो। तुम्हारा अनकरीब हाल ये होने वाला है कि लोग तुम्हें जूते मारेंगे। तुम कह रहे हो कि हम रियासत बचाने आए थे, हमारे साथ ये क्या हो रहा, बताओ ना। नूरुल आरफीन, आप हमारे साथ रहें, हम ब्रेक के बाद बिल्कुल तफसील में बात करेंगे, क्योंकि जो मैनेज्ड मीडिया है, ज़्यादातर 90% मीडिया, वहाँ पर वो हालात नहीं दिखाए जा रहे जो कि हैं, ऑन ग्राउंड हैं। और हर अच्छे साफ़ी की तरह आरफीन खुद देख कर आ रहे हैं, खुद भुगत के आ रहे हैं। क्या इस वक्त कराची में हालात हैं, उस बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। पाकिस्तान में हर चंद साल बाद सैलाब की सूरत हाल हम देखते हैं, और फिर उसके बाद रेस्क्यू एफर्ट्स हमें उस तरह नज़र नहीं आते। क्यों इसकी प्लानिंग नहीं की जाती? अब भी ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हर तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ नज़र आती हैं और देहात तक बह गए हैं। अब बलूचिस्तान हुकूमत ये बता रही है
कि 105 अफराद जाँ भाग हुए हैं और सिंध में, सिर्फ सिंध की अगर मैं बात करूं तो सैलाब से 400 देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसी तरह पंजाब में भी इसी तरह की सूरत हाल है, कई देहात डूब चुके हैं। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो ये चीज़ें तो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, कहीं ना कहीं आपको रिपोर्ट होती नज़र आ रही हैं। लेकिन कराची के हवाले से अजीब व गरीब सूरत हाल है कि वहाँ हुकूमत के दावे नज़र आते हैं, शाबाश दी जा रही है, नज़र आ रहा है कि जी सिंध हुकूमत ने इस दफ़ा काफ़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आला से लेकर मुर्तज़ा वहाब साहब तक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी नज़र आए मुसलसल। रात को विजुअल्स में आपको नज़र आएगा, सोशल मीडिया पे नज़र आएगा जी बड़ी वो मेहनत कर रहे थे। कुछ एंकर्स ने भी ये चीज़ शेयर की जी उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन खुद नूर आरफीन ने क्या देखा है आज कराची की सड़कों पर, पहले भी देखते रहे हैं। आरफीन, क्या सूरत हाल है कराची में? कराची में भुट्टो जिंदा है, एक आम आदमी को जीने का हक मगर नहीं है। लेकिन आप मुर्तज़ा वहाब के बारे में कुछ नहीं कहें क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रख ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ करके अगर कोई शराब पिए माज़ल्ला तो वो जायज़ तो नहीं हो जाता। इसलिए अब इस बात को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब की इस वक्त हालत ये है कि कराची पूरा खंडर बना हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को करने के लिए शाम 5 बजे से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। शाम 5 बजे के बजाय मैं यहाँ रात 7:30 बजे पहुँचा हूँ। और ये शहर का कोई ऐसा दूर उफ्तादा इलाका भी नहीं है जहाँ पहुँचा ना जा सकता हो। कराची में इस वक्त ट्रैफिक का अजदहाम है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना है कि जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। सड़कों पर पानी इतना है कि आप वहां गाड़ी डाल नहीं सकते। गाड़ी डालेंगे तो निकालने की गारंटी इस वक्त कोई नहीं है। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल के दौरान 17 अफराद, आप बलूचिस्तान को रो रहे थे, बलूचिस्तान में और बहुत सारे मामलात हैं। कराची में जो मुल्क को पाल रहा है, कराची वाले जो ईंधन है आपकी चक्की का, ये बंगाल 2, 17 अफराद अपनी जान से चले गए। कौन पुरसाने हाल है? इस भुट्टो की मगफिरत का जब तक इंतजाम नहीं होगा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने पासपोर्ट दिया तो वो वजीर आजम हाउस में भी था, वो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फलाना फलाना भी इंजॉय कर रहा था। उसकी नस्लें आज तक, जिन्होंने कभी 1 रुपया टेढ़ी पैसा अपनी मेहनत से अपने जिगर पे नहीं कमाया, आज तक वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। एहसान किस बात का है? मलीर में हो या डिफेंस में, गुलशन इकबाल में हो या गुलिस्तान जौहर में, आप रांदा दरगाह हैं। और मुर्तजा वहाब इस वक्त जिन कंधों पे खेल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक मेरा अपना सबऑर्डिनेट जिसको मैंने नौकरी से पिछले चैनल पे निकाला, वो मुर्तजा वहाब का इस वक्त आलाकार है। बज़ाहिर सहाफी है लेकिन पिपला है, जियाला है। ट्वीट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का रात गए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और ओल्ड एरिया के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। टेढ़ा क्यों जब वहां कुछ नहीं है? किस चीज का दौरा? अब आपको बताता हूं मुर्तजा वहाब कर क्या रहे हैं। एक खातून ने, पता नहीं वो खातून भी है या बूट या बोट क्या उसको बोलते हैं, वो हैं, वो लिख रही हैं, मेरी वालदा को कराची एडमिनिस्ट्रेटर को टीवी पर देखकर शदीद तशवीश हुई और कहा कि ये लड़का बीमारी से कितना कमजोर हो गया है, पहचाना ही नहीं जा रहा। इन खातून से मैं ये कहूंगा मुर्तजा वहाब को घर ले जाकर के ड्रिप लगवाइए, खून की ड्रिप लगवाइए, खून की। हालांकि खून तो सुबह शाम पी रहे हैं हमारा, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि तगड़े नहीं हुए। और मुर्तजा वहाब उनको क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। थैंक यू फलानी, अम्मी को थैंक यू, शेव नहीं की थी शायद इसलिए, बट नाउ आई फील ओके। बताओ, ये हजाम की दुकान खोली है इन्होंने। ये कराची का एडमिनिस्ट्रेटर है, ये कंटिन्यूएशन है मुख्तारा माई ऑफ MQM वसीम अख्तर की। ये शेव करने और हजामत बनवाने के फ्यूज और बरकत बता रहा है। और आप देखें एडमिनिस्ट्रेटर की हरकत, लिख रहे हैं नागन चौरंगी वन ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक पॉइंट्स इज ओपन एंड क्लियर। और ये ट्वीट उन्होंने उस वक्त किया है जिस वक्त कराची में नागन चौरंगी पर आप गुजरने का ख्वाब नहीं देख सकते थे। मेरा अपना एसोसिएट सबऑर्डिनेट इस वक्त यहां मौजूद, मैं कैमरे के सामने भी पेश कर सकता हूं। अपने अहले खाना के साथ वो ऊपर फंस गया पुल पे, रेस्क्यू करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां उसको पहुंची। वो तो उसके चाचे मामे कहीं होंगे तो इसलिए उसको रेस्क्यू करके ले गए। बाकियों को रेस्क्यू करने के लिए मुर्तजा वहाब आए थे। लेकिन आरिफीन, MQM ने तो आज भी गिला किया है प्राइम मिनिस्टर से कि जी हमें ना इख्तियारात मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहा है। इन हालात का गिला तो वो करते नजर आते हैं, परेशान तो नजर आते हैं। MQM खुश तो नहीं है इन हालात से। जाहिर है लोग उनको भी बुरा भला कह रहे होंगे कि जी आप हुकूमत में तो हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हम क्या करें। MQM को लोग
बुरा भला नहीं कह रहे हैं, एमक्यूएम के लोगों की खबरें इस वक्त नहीं छप रही हैं। तकरीबन इस वक्त हाल ये है कि लोगों के हाथ अपने साबका नुमाइंदों के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा कि बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर ये जो वोट मांगने जा रहे हैं, किसी न किसी की इंशाल्लाह ठुकाई ऐसी जबरदस्त होगी और मेरा कलेजा ठंडा होगा। कराची वालों की हमीयत का, इनकी गैरत का पता चलेगा कि ये आज भी वही कराची है जो वक्त पड़ने पर खड़ा हो सकता है। एमक्यूएम का तो लग पता जाएगा। और रही बात एमक्यूएम की नाखुशी की, एमक्यूएम को अभी पैसा दे दो, एमक्यूएम खुश हो जाएगी। एमक्यूएम ने इमरान खान को महंगाई के ऊपर छोड़ा था? नो सर। एमक्यूएम की फाइलें फंसी हैं मुख्तलिफ जगहों पे। एमक्यूएम वालों की वीडियोस भी मौजूद हैं दीगर लोगों की तरह, वो वीडियो पे चलते हैं। जैसे ही कहा जाएगा कि इनको शहबाज शरीफ को छोड़ करके उधर चले जाओ, एमक्यूएम वाले वहां चले जाएंगे। एमक्यूएम में हैंडलर्स नहीं बैठे हुए। एमक्यूएम में एक आदमी जिसका मैंने इंटरव्यू किया, वो झांक रहा था बैठा हुआ कि सवालनामा दिखा दो। मैंने कहा नहीं दिखाऊंगा। ये वही आदमी है कि जिसने अल्ताफ हुसैन से कहलवाया कि भाई अब हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को दिल नहीं करता। ये वही आदमी है जिसको अल्ताफ हुसैन ने 90 बुला करके यादगार शोहदा पे खिताब करवा के जलील किया, इससे माफी मंगवाई। ये वही आदमी है जो इस वक्त मुत्तहदा में बैठ के राम नाम जपना पराया माल अपना कर रहा है जी। ये वही आदमी है। मुत्तहदा के लोगों से शर्मो हया का तकाजा करना, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। बात कर रहे हैं हम मुर्तजा वहाब की। नेमतुल्लाह खान साहब के बारे में कहते थे कि ये लोग आएंगे जमात इस्लामी वाले तो कहेंगे इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात न होते हुए मुर्तजा वहाब ने जो कुछ किया है उसकी नजीर आपके सामने मौजूद है। सिर्फ चंद बिकाऊ एंकराने कराम और बिकाऊ सहाफियों की फौज जफर मौज मुर्तजा वहाब को चला रही है, वगरना अब इस आरफीन बहुत शुक्रिया। ये हकीकी तस्वीर इस वक्त कराची की और वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसकी आपने देखी, आपने सुनी। अब अगर ये बातें भी ज़मीर को नहीं झंझोड़ सकती, इंतज़ामिया को नहीं झंझोड़ सकती, तो पता नहीं फिर और क्या कहना होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।